तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट में फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम निषेचन, परागण, स्वपरागण, परपरागण आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि किसी ने पिछले पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो देखिए, निषेचन की परिभाषा क्या होती है। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को, यानी कि नर युग्मक होता है पुमंग और मादा युग्मक अंडकोशिका, तो उनके जो संलयन की जो क्रिया होती है ना, उसे अपन निषेचन कहते हैं। निषेचन इंग्लिश में होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने की थी 1884 में। जैसे ही नर युग्मक वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, यानी कि नर युग्मक जब वर्तिकाग्र की सतह पर, मैंने आपको बताया था कि जो जायांग है उसकी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र सबसे ऊपर रहता है, तो उस पर ही नर युग्मक आकर पहुंचता है ना। तो ये वर्तिकाग्र पर स्थित शर्करा तरल पदार्थों से फूल जाते हैं, यानी कि ये हैं जो नर युग्मक होते हैं, ये वर्तिकाग्र की सतह पर जब पहुंच जाते हैं तो ये वर्तिकाग्र पर उपस्थित होते हैं। क्या शर्करा तरल पदार्थ इनको वो ग्रहण एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ये फूल जाता है नर युग्मक। और और जब ये फूल जाता है तो जो जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र होते हैं वो, यानी कि जो परागकण में जनन छिद्र होते हैं, मैंने आपको बताया था एक्साइन कहीं कहीं पे असतत होती है, यानी कि उधर वो नहीं होता, यानी कि उसका जमाव नहीं होता स्पोरोपोलिन का। उधर क्या होता है, जनन छिद्र बन जाते हैं। तो उन जनन छिद्रों में से पराग नलिका बाहर निकलती है और वर्तिका से होती हुई, यानी कि वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका आएगी, तो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में स्थित, यानी अंडाशय नीचे सबसे नीचे होता है, उसमें स्थित बीजांड में प्रवेश करती है। और बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। अब उसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए, तो गाइस पहले हम इसको समझते हैं कि देखिए, ये वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण है, ये वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर परागकण, ये देखिए ये रहा छोटा सा, ये देखो परागकण लिख रहा है ना, ये परागकण है, ये पराग नलिका के रूप में वृद्धि कर रहा है। देखिए पराग नलिका, ये देखो ये रही। तो ये पराग नलिका के रूप में वृद्धि कर रहा है और ये अंदर जाकर निषेचन क्रिया को संपन्न करेगा। अब हम देखते हैं कि पराग नलिका की वृद्धि कितने रूपों में होती है। तो देखिए, 3 रूपों में वृद्धि होती है पराग नलिका की। पहला रूप है वो तो है अंडद्वारी प्रवेश, यानी कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार या अंड द्वार की तरफ से प्रवेश करे तो उसे कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। सेकंड, निभागी, जब पराग नली निभाग की ओर से प्रवेश करे, ये देखिए ये आ गई निभागी है, प्रवेश हो गया ये, है ना। और यदि अंडद्वारी प्रवेश और निभागी प्रवेश को छोड़कर यदि मध्य में से प्रवेश करे, कहीं से, जैसे इधर से प्रवेश कर गई, इधर से अध्यावरणों से, तो इसे कहते हैं अपन मध्य प्रवेश, या इसका एक और नाम है अध्यावरणीय प्रवेश, है ना। तो चलिए इनको भी आप समझ सकते हैं। गाइस, अब बात आती है कि द्वि निषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है, ये क्या बीमारी है। तो देखिए, कुछ नहीं है। जब हम, यानी कि उसका स्फुटन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि यानी कि पराग कोश का स्फुटन पढ़ रहे थे, तो पराग नलिका निकली थी। तो उस पराग नलिका में क्या था, 2 जनन केंद्रक थे और एक कायिक कोशिका थी। जो कायिक कोशिका है वो उस, यानी कि बीजांड में प्रवेश के दौरान वो तो नष्ट हो जाती है। और जो ये जनन कोशिकाएं, जनन केंद्रक होते हैं 2, ये संलयन करते हैं। तो देखिए किस किस प्रकार से संलयन करते हैं। युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक, यानी कि एक जो जनन कोशिका है वो एक अंड कोशिका से, यानी कि जो 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में 2 जो अंड कोशिका थी उससे वो संयोजित हो गई। और जो भ्रूण, तो उससे तो होता है भ्रूण का निर्माण, है ना। और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक, यानी ध्रुवीय केंद्रक, बीच में हमने ऊपर 4 नीचे 4 बीच में एक एक आई थी। तो जो उनमें से वो जो कोशिकाएं थी उन्होंने ध्रुवीय केंद्रक बनाया था। तो वो जो अभी ये एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से जुड़ गया और दूसरा नर युग्मक किससे जुड़ गया, उस ध्रुवीय केंद्रक या नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करती थी। ये 3x है, यानी कि द्वितीय केंद्रक था, यानी कि जो ध्रुवीय केंद्रक था वो 2x और नर युग्मक x, यानी कि एगुणित, तो भ्रूणपोष कितना हो गया 3x सेल का निर्माण करता है। इस प्रकार 3 केंद्रक के संलयन से तो आगे त्रिसंलयन टर्म। और ये जो द्विनिषेचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार तो देखो
ये अंडकोशिका से निषेचित होता है। और दूसरा जो नरयुग्मक है वो किससे होता है? द्वितीयक केंद्रक यानी कि ध्रुवीय केंद्रकों से, है ना। ये है और कुछ नहीं है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज SG नावस्चिन ने 1898 में की। अब पढ़ते हैं असंजनन क्या है। असंजनन कुछ भी नहीं है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन निषेचन के भ्रूण के साथ ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन निषेचन के भ्रूण के साथ बीज का निर्माण होता है। अर्थात संलयित नहीं हुए पराग को, यानी कि जो परागकण और जो बीजांड है वो अंडकोशिका है, वो बगैर संलयन के ही या फिर बगैर निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। इसको कहते हैं असंजनन। परागण क्या है? परागण यानी कि पुष्प के परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उसे कहते हैं परागण। अब वो कैसे पहुंच सकता है? या तो उसी जाति के पुष्प या उसी पुष्प में, ये भी होता है। अब परागण के प्रकार इसके आधार पर 2 प्रकार हैं, एक स्वपरागण है, एक परपरागण है। तो चलिए दोस्तों, स्वपरागण परपरागण क्या होता है इनके बारे में भी देखते हैं। तो देखिए, स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण, आप समझिए, जब एक पुष्प के परागकण यानी कि एक ही पुष्प है कोई, उसके ही परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे की किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र, यानी कि पौधा चेंज नहीं है, पौधा एक ही है। आप समझिए, पौधा एक है और पुष्प एक ही पुष्प भी हो सकता है या फिर उसी पादप का दूसरा पुष्प भी हो सकता है। तो ऐसे जो परागण होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, यानी कि एक ही पुष्प है और यदि उसी पुष्प की परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया तो भी स्वपरागण है। और यदि उसी पुष्प का, यानी कि कोई पुष्प है उसका परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो स्वयुग्मन, यानी इसमें क्या होगा, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन। एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें कुछ ये ध्यान नहीं रखना। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक ही पुष्प रहेगा, ये उसी में सब कुछ होगा, है ना। और सजात पुष्पी में, यानी कि उसी पौधे, यानी कि आप समझिए, पुष्प तो पुष्प का परागकण है, वो यदि उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि पादप एक ही है, देखो इसमें लिख रहा है उसी पौधे, यानी पादप एक ही है और उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी पुष्प अलग अलग हैं और पादप एक ही है, एक ही पादप के 2 पुष्पों के बीच में हो रहा है तो उसे सजात पुष्पी परागण। अब स्वपरागण के लिए अनुकूलन है, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से एक तो अनुन्मूलता उपयोगी है और एक समकाल पक्वता, बस ये स्टार लगाने के लायक है। एक तो समकाल पक्वता और एक अनुन्मीलता, ये कुछ शब्द ही ऐसा है, ये याद ही नहीं होता। अब देखिए, उभयलिंगता क्या है। उभयलिंगता जैसे एक ही पुष्प उसी में हो कौन, मादा जननांग, और उसी में नर जननांग, तो उसे कहते हैं उभयलिंगता। समकाल पक्वता की दोनों का जो विकास है, यानी कि जायंग का और पुंकेसर का विकास एक ही काल में होना, एक ही समय में होना चाहिए, एक ही साथ होना चाहिए, तो उसे कहते हैं समकाल पक्वता। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि जायंग पहले विकसित हो जाए और पुंकेसर अविकसित ही हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें परपरागण की क्रिया ही संपन्न होगी भाई, उसमें स्वपरागण नहीं हो सकता। अब अनुन्मूल्यता क्या होती है, यानी कि उन पौधों में कोई ऐसा पुष्प है जो कभी नहीं खिले, यानी कि हमेशा ही बंद रहे। जिस प्रकार बहुत सारे, जैसे बायोला और कनकौआ में क्या होता है कि पुष्प कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद ही रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, पुष्प खिल ही नहीं रहे तो क्या होता, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे और क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है बायोला, कनकौआ, इनको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, बायोला और कनकौआ। अब देखते हैं परपरागण। जब एक पौधे के परागकण उसी जाति, यानी जाति नहीं बदलनी है, जाति सेम रखनी है, इसको ध्यान रख लो, इम्पोर्टेंट, जाति नहीं बदलेगी, जाति सेम, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो उसे परपरागण कहते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रकार के परागण में
दो भिन्न प्रजातियों के होने से उत्पन्न पौधों में भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए, यानी कि पौधा, जब एक पौधे के तो कौन परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र, यानी कि पौधा एक है, यानी कोई एक पौधा है, उसका उसका कोई पुष्प है, उसके परागकण मानो वो हो गए, एक तरह से परिपक्व हो गए, तो वो बाहर निकलेंगे, तो वो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करें, यानी कि उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करे तो उसे कहते हैं परागण। लेकिन जाति जाति एक ही होनी चाहिए, ये बात इम्पोर्टेंट है। और फिर इस प्रकार के परागण में दो भिन्न प्रजातियों, यानी कि दो भिन्न पौधे हैं, तो इसलिए पौधे में भिन्नता होंगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दो अलग अलग पौधे हैं, तो जो यानी कि एक तरह से प्रोडक्ट है उसमें तो भिन्नता होगी ही। तो अब देखिए, पर परागण के अनुकूलन, जैसे हमने स्व परागण के पढ़े, ऐसे पर परागण के अनुकूलन पढ़ने पड़ेंगे। इसके पहला जो अनुकूलन है वो तो है एक लिंगता, यानी कि एक पुष्प में एक ही लिंग हो, जैसे मान चलो मादा जननांगी हो या फिर कौन हो, मादा जननांगी हो या नर जननांगी हो। और दूसरा है भिन्न काल पक्वता, यानी कि नर जननांग मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, यानी जैसे कई बार ऐसा होता है कि मादा जननांग ज़्यादा, यानी कि पहले ही विकसित हो जाता है या और पुंकेसर रह जाता है, और कई बार ऐसे होता है पुंकेसर पहले ही विकसित हो जाता है, मादा जननांग रह जाता है। इस प्रकार की इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और पुंपूर्वता क्या होते हैं, यानी कि इसी के पार्ट हैं भिन्न काल पक्वता। यदि नर मादा से पहले परिपक्व हो जाए तो क्या होगा, पुंपूर्वता। और यदि स्त्री पूर्वता क्या होगा, मादा नर से पहले परिपक्व हो जाए तो उसे स्त्री पूर्वता। कुछ पुंक से ध्यान रख लो, पुंक में कौन आता है, पुंकेसर, तो नर पहले विकसित होगा, स्त्री में स्त्री केसर, तो स्त्री केसर पहले विकसित होगी। अब हमें पढ़ना है स्वयंवंता। स्वयंवंता इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, स्वयंवंता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि स्वयं विकसित परागकण अंकुरित नहीं होते, यानी कि जायांग है ना, जायांग के वर्तिकाग्र परागकण अंकुरित भी हो गए, उस पर पहुंच भी गए, लेकिन जायांग उनके साथ निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं करता। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सेब और अंगूर। जी हाँ, सेब और अंगूर में स्वयंवंता का गुण पाया जाता है, अर्थात जायांग उनके उसी पुष्प, यानी जायांग लेने से मना कर देता है किसको, वर्तिकाग्र को, जायांग लेने से किसको मना कर देता है, परागकण को लेने से, कि भाई मैं नहीं लूँगी इसे। इस प्रकार इसमें स्वयंवंता पाई जाती है। अब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हाइरेकोगेमी क्या होती है, कैरियोफिलोसी कुल के पादपों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होने के कारण इनमें मध्य परागण नहीं हो सकता। यानी कि आप समझिए, जैसे कि स्त्री केसर तो इतना सही रह गया, नहीं सॉरी, स्त्री केसर इतना बड़ा हो गया है ना, और पुंकेसर इतना सही रह गया। समझ रहे हैं कि पुंकेसर तो इतना सही है और स्त्री केसर इतना बड़ा हो गया, तो अब ये इसके, यानी कि पुंकेसर के ऊपर जो परागकण बनेंगे वो क्या इसके ऊपर पहुंच पाएंगे, नहीं ना, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे ही जाएंगे ये। तो इस प्रकार इनमें परागण नहीं हो पाता, तो इसमें क्या होगा, परपरागण ही होगा। अब सेकंड टर्म है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व क्या होता है, वर्तिका अधिक छोटी या लंबी होने से, यानी कि ये हाइरेकोगेमी की तरह ही है बिल्कुल, यानी वर्तिका यदि अधिक छोटी रह गई या फिर लंबी ज़्यादा हो गई तो उसे विषम वर्तिकात्व कहते हैं। परागण की विधियाँ हैं कुछ, कि और भी आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें हमको मेनली जल द्वारा परागण को याद रखना पड़ेगा, और चमगादड़ और घोंगे द्वारा, ये तीन इम्पॉर्टेंट है। कीटों द्वारा, पक्षी द्वारा, वैसे पढ़ने तो सभी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट मैं बता सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब पहला तो है वायु द्वारा, एक जैसे वायु परागकणों को उड़ा कर ले जाए और किसी दूसरे, यानी कि उसी जाति के दूसरे पुष्प में, दूसरे पादप के दूसरे यानी पुष्प में क्या करे, वर्तिकाग्र पर पहुंचा दे, तो उसे वायु द्वारा कहते हैं। जल द्वारा पहुंचता है, इसके वो एग्जाम्पल हैं, जल द्वारा के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रेला और वेलिसनेरिया, ये याद रखना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको याद रख सकते हैं।
फिर कीटों द्वारा हमें कीट यानी कि कीट पतंगे, आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ भी पुष्पों के आसपास मंडराती रहती हैं, तो वो क्या करती है, कीट परागण का ही कार्य संपन्न करती हैं। वो क्या करती हैं, वो तो अपने भोजन की तलाश में आती है, लेकिन उनको पता नहीं है वो अनजाने में कीट परागण कर जाती हैं। तो देखिए पतंगा, तितली, बीटल इसके उदाहरण, यानी कीटों द्वारा कीटों में ये करते हैं। पतंगा, तितली, बीटल आदि ये यानी कि कीट परागण क्रिया को अंजाम देते हैं। अब पक्षी द्वारा हम क्या लंबी चोंच वाले पक्षी करते हैं, यानी पक्षी ले जाते हैं परागकणों को उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के पास। और चमगादड़ द्वारा क्या होगा, रात्रि में खिलने वाले पुष्प, इनमें यानी कि चमगादड़ परागण, यानी चमगादड़ द्वारा परागण होगा, यानी चमगादड़ परागकणों को लेकर जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल है कदम और कचनार, और भी इसमें रात की चांदनी वगैरह हैं इसमें, और भी। हाँ, अब फिर घोंगे द्वारा, घोंगे आर्किड में होता है, ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। घोंगे द्वारा आर्किड में होता है, और इसके द्वारा परागण की क्रिया होती है ना, उसे मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेकोफिली। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेलेकोफिली कहते हैं। इसका परागण का प्रोसेस बहुत अलग ही होता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकें। ओके बाय।